हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। व्याकरण भाग 7 में आपका स्वागत है। व्याकरण भाग 7 कारक है। क्या है? कारक। कारक का वीडियो हम देखेंगे। आज हम इस वीडियो में अच्छे से कारक को पढ़ेंगे। कारक किसे कहते हैं, कारक का उपयोग क्या है, कारक की परिभाषा, कारक के कितने प्रकार हैं, आदि आदि। पहले हम समझेंगे कारक क्या है। क्या समझेंगे? कारक क्या है। ओके, यहाँ कुछ पहले वाक्य दे रहे हैं और पढ़ने से हमें इसके बाद हम आगे समझेंगे तो हमें कारक समझ में आएगा। नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। क्या है वाक्य? न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने क्या किया? फैसला सुनाया। पुलिस ने चोर को पकड़ा। मैंने बस से यात्रा की। ये 3 वाक्य दिए गए हैं। अब हम इनके जैसे देखो, किसी भी वाक्य को हम मीनिंगफुल तभी बना सकते हैं जब कारक का उपयोग करें। इस तरह हम इस वाक्य को जो देखें आगे एक्सप्लेन करते हैं हम। पहले वाक्य में न्यायाधीश संज्ञा है। न्यायाधीश ने फैसला सुनाने का काम किया है। न्यायाधीश क्या है? संज्ञा है और उसका कार्य क्या है, क्रिया क्या है? फैसला सुनाना। न्यायाधीश के साथ ने प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। न्यायाधीश के साथ कौन सा प्रत्यय लगा है? ने। अब न्यायाधीश फैसला सुनाया, ऐसा नहीं है, न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। ने प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दूसरे वाक्य में पुलिस ने चोर को पकड़ने की क्रिया की है। पुलिस ने क्या किया है? चोर को पकड़ने का काम किया है। पकड़ने की क्रिया का असर किस पर पड़ा है? चोर पर पड़ा है। चोर के साथ को प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चोर के साथ को प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो चोर पकड़ा नहीं, चोर को पकड़ा। तीसरे वाक्य में यात्रा करने की क्रिया बस द्वारा हुई है। किसके द्वारा हुई है? बस के द्वारा। बस यात्रा साधन बनी है, यात्रा का साधन बनी है। बस के साथ से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर तीनों वाक्यों में अर्थ को समझने के लिए कुछ न कुछ प्रत्यय लगाए गए हैं। ऊपर के वाक्यों में न्यायाधीश ने चोर को और बस से संज्ञा के साथ अलग अलग प्रत्यय का प्रयोग किया है। अलग अलग प्रत्यय का प्रयोग किया है हुआ है। ऐसे प्रत्ययों को कारक कहते हैं। ऐसे प्रत्ययों को ही हम कारक कहते हैं। ने, को, से आदि प्रत्यय को कारक चिन्ह अथवा विभक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक चिन्ह अथवा विभक्ति कहते हैं। हम सिंपल अर्थों में समझें तो कारक वाक्यों को सार्थक बनाने वाले चिन्हों को कारक कहते हैं। अब हम देखेंगे कारक के प्रकार। क्या देखेंगे? कारक के प्रकार। कारक के प्रकार कितने होते हैं? कारक के प्रकार 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। कौन कौन से होते हैं हम यहाँ पर देखेंगे। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और लास्ट का है संबोधन कारक। ये कारक के 8 प्रकार हैं। क्या हैं? 8 प्रकार हैं। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे? कर्ता कारक किसे कहते हैं। अभी तक हम देख लिए कि कारक किसे कहते हैं और कारक के कितने प्रकार हैं। अब हम कारक के पहले प्रकार को देखेंगे। कर्ता कारक क्या है? कर्ता कारक क्या है? निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। हमको कर्ता कारक समझने के लिए यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें पढ़कर समझना होगा। जैसे माँ ने
सड़क पर खेलने से मना किया। माँ सड़क पर खेलने से मना करती है। सड़क पर खेलने से किसने मना किया? सड़क पर खेलने से किसने मना किया? सड़क पर खेलने से कौन मना करता है? माँ। इन दोनों वाक्यों में क्रिया का कर्ता माँ है। दोनों वाक्यों में क्रिया का कर्ता कौन है? माँ है। पहले वाक्य में कर्ता के साथ ने विभक्ति आई है। दूसरे वाक्य में कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह ने नहीं है। क्रिया करने वाले संज्ञा या सर्वनाम को कर्ता कहते हैं। कौन कहते हैं? कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। क्या है? कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। क्या है? ने है। कर्ता ने, कर्ता की विभक्ति ने है। इसी तरह अब हम दूसरा कारक देखेंगे। दूसरा कारक क्या है? कर्म कारक। क्या है? कर्म कारक। कर्ता मतलब कार्य को करने वाला, कर्म मतलब जिस कार्य को कर रहा है। अब हम कर्म को भी समझने के लिए कुछ सेंटेंस देखेंगे। जैसे लेखिका ने गौरा को देखा। किसको देखा? गौरा को देखा। माली ने फूल तोड़े। माली ने फूल तोड़े। पहले वाक्य में देखा क्रिया का कर्म गौरा है। देखा क्रिया क्या है? देखा। किसको देखा? गौरा को। उसके साथ को है। क्या है? गौरा साथ क्या है? को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। दूसरे वाक्य में तोड़े क्रिया क्या है? तोड़े। अब कर्म क्या है? फूल। इसके साथ क्या लगा है? को लगा है। का प्रयोग, साथ को का प्रयोग नहीं हुआ है। को का प्रयोग नहीं हुआ है। दोनों कर्ता कारक हैं, लेकिन पहले सेंटेंस में को का प्रयोग हुआ है और दूसरे में माली ने फूल तोड़े। अब माली ने किसको तोड़ा? फूल को तोड़ा तो भी कर्ता कारक है। माली ने फूल तोड़े तो भी कर्ता कारक है। इस तरह से हम कर्ता कारक देखे। अब हम तीसरा देखेंगे। क्या? कर्ण कारक। क्या देखेंगे? कर्ण कारक। कर्ता की विभक्ति चिन्ह था ने। कर्म का विभक्ति चिन्ह कर्ता का ने कर्म को, एक मिनट दिखा देती हूँ आपको। कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या था? कर्ता ने। जैसे देखो, माँ ने, माँ ने। और इसी तरह से दूसरा हमने देखा कर्म कारक। तो इसमें कर्म को, कर्म की विभक्ति क्या है? को। इसी तरह से कर्ण की विभक्ति क्या है? से। क्या है? से। अब इसको भी हम समझने के लिए पहले वाक्य थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो, किसान हल से खेत जोतता है। हमने नाव द्वारा नदी पार नदी पार की। तो कर्ण कारक के दो विभक्तियाँ हैं, से और द्वारा। से और द्वारा। यहाँ पहले वाक्य में खेत जोतने की क्रिया हल से हुई है। किसके द्वारा हुई है? हल से हुई है। दूसरे वाक्य में नदी पार करने की क्रिया नाव द्वारा की हुई है। हल और नाव क्रिया के साधन हैं। क्या है? साधन हैं। क्रिया के साधन के रूप में आने वाले संज्ञा या सर्वनाम को कर्ण कारक कहते हैं। कर्ण कारक की विभक्ति से या
द्वारा होती है। इसी तरह से जैसे हम सिंपल से शब्दों में समझें तो करण कारक जिसके द्वारा हम कार्य को करते हैं, से हथियार का जहाँ उपयोग होता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे पेन के द्वारा पत्र लिखना, शिक्षक ने डंडे से बच्चे को मारा, माँ ने झाड़ू से झाड़ा, माँ ने फटके से पोछा लगाया। मतलब जिसके द्वारा कार्य किया जाए, जो हथियार के रूप में उपयोग किया जाए, उसे ही करण कारक कहेंगे। इसी तरह हम चौथा प्रकार देखेंगे अब संप्रदान कारक। कौन सा कारक? संप्रदान कारक। अब इसके भी थोड़ा उदाहरण देख लो, इसकी विभक्तियाँ देख लो, तो इसके बाद लास्ट में हम सब एक साथ देख लेंगे। वाक्य देखो, माँ बच्चों के लिए। संप्रदान की विभक्ति क्या है? के लिए। क्या है? के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा। और चौथा है संप्रदान। संप्रदान की विभक्ति है के लिए। माँ बच्चों के लिए फल लाई, शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाया। पहले वाक्य में फल लाने की क्रिया बच्चों के लिए हुई, दूसरे वाक्य में विद्यार्थियों को पढ़ाया गया। इसमें दूसरे वाक्य में विद्यार्थियों को पढ़ाने की क्रिया हुई है। जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कहते हैं। मतलब जिसके लिए कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति है के लिए या को। के लिए या को। जैसे राजा ने भिखारी को कंबल दान दिए, पिता ने बेटे के लिए चॉकलेट लाई। इस तरह से इसके उदाहरण होते हैं। हम अब देखेंगे पांचवा कारक। पांचवा कारक क्या है? अपादान कारक। क्या है? अपादान। अपादान की विभक्ति क्या है? अपादान की विभक्ति से है। क्या है? अपादान से। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि दो कारकों की विभक्ति से है, लेकिन दोनों में हम अलग करके बताते हैं कैसे आप पहचानेंगे कि से या के द्वारा था। क्या था? से या के द्वारा। और यहाँ पर है से। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, रमेश कल गांव से आया। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, अपादान में कोई चीज़ एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से अलग हो रही है। एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से अलग हो रही है। अलग होने का बोध जहाँ पर होता है वहाँ पर अपादान कारक होता है। यहाँ पर देखो, पहले वाक्य में पत्तों का अलगाव पेड़ से और दूसरे वाक्य में रमेश का अलगाव गांव से हुआ है। अलगाव सूचित करने के लिए से विभक्ति का उपयोग होता है। उसे क्या कहेंगे? अपादान कारक। क्या कहेंगे? अपादान कारक। अगला कारक हम 5 देख चुके हैं। पांचवा कारक है अपादान कारक। पांचवा कारक है अपादान कारक और छठवां कारक है क्या है? संबंध कारक। क्या है? संबंध कारक। अब संबंध कारक की पहचान का क्या है? का। संबंध का, की, के, में, मी, मेरा, मेरी आदि क्या है? विभक्तियाँ संबंध कारक की हैं। जैसे देखो यहाँ कुछ सेंटेंस देख लो। पृथ्वी सूर्य का उपग्रह है, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है आदि। तो पहले वाक्य में पृथ्वी का सूर्य से संबंध दिखाया गया है, इसलिए का विभक्ति का प्रयोग हुआ है। दूसरे वाक्य में सर्वनाम से पुस्तक का संबंध दर्शाया गया है, इसलिए मैं का प्रयोग हुआ है। मैं सर्वनाम है, सर्वनाम के संबंधवाचक रूप मेरी है का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार दो वस्तुओं में संबंध दिखाने वाले
कारक को संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक की विभक्तियाँ संज्ञा में काकी के और सर्वनाम में रारी रे। संज्ञा का संबंध रहेगा तो काकी के और सर्वनाम का संबंध रहेगा तो रारी रे होता है। हम अगला कारक देखेंगे, क्या देखेंगे? अधिकरण कारक। क्या? अधिकरण कारक। 7वां कारक है अधिकरण कारक। निम्नलिखित वाक्यों में को पढ़ के हम समझेंगे। गिलास में पानी है। अब अधिकरण का संबंध क्या है? में और पर। में और पर। पहले सेंटेंस में गिलास में पानी है, दूसरे सेंटेंस में मेज पर पुस्तक है। यहाँ पानी कहाँ है? पानी कहाँ है? गिलास में है। और पुस्तक कहाँ रखी गई है? मेज पर रखी गई है। तो क्या हो रहा है? अधिकरण में और पर स्थान बता रहा है। क्रिया का आधार दिखाने वाले कारक को अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्तियाँ हैं में और पर। में और पर। अब हम 8वां और लास्ट कारक देखेंगे। संबोधन कारक। संबोधन कारक। अब इसको भी समझने के लिए हम एक बार कुछ वाक्य देख लें। पापा इसे काठमांडू क्यों कहते हैं? पापा इसे काठमांडू क्यों कहते हैं? ए लड़के, तू इधर क्या कर रहा है? इन वाक्यों में पापा और ए लड़के, पापा और ए लड़के संज्ञाओं का प्रयोग संबोधन के लिए किया गया है। पापा इसे काठमांडू क्यों कहते हैं? पापा को सूचित करते हुए पूछा गया है। दूसरे में लड़कों को सूचित किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है। इसीलिए पापा और ए लड़के संज्ञाएं संबोधन कारक में हैं। संबोधन कारक का कोई विभक्ति चिन्ह नहीं होता है। कोई विभक्ति का चिन्ह नहीं होता है। अब यहाँ पर हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। कारक वाक्यों में सार्थकता लाने वाले चिन्ह जो होते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं और उनका ही उपयोग करने के लिए हम कारक का उपयोग करते हैं। वाक्य हम अगर जैसे बोलें राम श्याम पत्र लिखा, इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर इसमें कारक की विभक्तियाँ लगा देंगे हम तो अच्छे से पूरे वाक्य का अर्थ समझ में आ जाएगा। जैसे राम ने श्याम को पत्र लिखा, तो यहाँ ने और को कारक की विभक्तियाँ हैं जिसको लगाने से हमारा वाक्य अच्छे से समझ में आ गया। इसी तरह हम कारक का पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कारक के कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं और विभक्तियों के साथ हम देखेंगे। कर्ता ने, कर्म को, करण से एक बार दिखा भी देती हूँ साथ में तो जल्दी समझ में आएगा। करण से स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ। कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने की क्रिया और संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर और लास्ट का है संबोधन, जहाँ किसी को संबोधित किया जाए। अरे हे पापा, मतलब यहाँ पर किसी को पापा से पूछा जा रहा है तो पापा को संबोधित करते हुए किया जा रहा है, इसे संबोधन कारक कहेंगे। अब हम कारक के ऊपर कुछ स्वाध्याय देखेंगे जो हमने कारक को पढ़ा है, तो थोड़ा सा अपना टेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ प्रश्न देखेंगे और उसके उत्तर भी। देखो, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के कारक बताइए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें रेखांकित करके हाईलाइट किया गया है। उनके हम क्या देखेंगे? कारक, किस कारक में वह आएगा, कारक बताइए। राजा ने चारों बहनों को बुलाया। राजा ने चारों बहनों को बुलाया। सुबह का समय था। मेरा काम पुणे में था। श्रीमती जी ने सोची, क्या सोची? सूची मुझे दे दी। श्रीमती ने सूची मुझे दे दी।
मेहनत से मिलने वाला धन मेरा है। वैद्य जी यह आपकी भेंट है। ये जो प्रश्न हमें वाक्य दिए गए हैं उनमें जो अंडरलाइन किए गए हैं उन शब्दों को हम देखेंगे किसमें आएंगे। बहनों को क्या है, कर्ता, सॉरी कर्म कारक क्या है, राजा ने बहनों को बुलाया, तो कर्म कर रहा है कौन, कर्ता करता है, कार्य को कर्ता को करने वाला कौन होता है, कर्ता। तो राजा ने क्या है, कर्ता कारक। दूसरे सेंटेंस में है सुबह का समय था, तो ये संबंध बता रहा है, का कौन सा संबंध था, संबंध कारक हो गया। तीसरा पुणे में स्थान बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक, क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। चौथा सेंटेंस है श्रीमती जी ने, फिर यहाँ कर्ता कारक आ गया। और पांचवा क्या बता रहे, मेहनत से, तो करण कारक। अब यहाँ अधिकार हो गया, सॉरी हथियार के रूप में, मेहनत से कैसे कार्य हो रहा है, मेहनत से। और छठवां और लास्ट वाक्य क्या दिया है, वैद्य जी ने यह कापी, क्या है, संबोधन कर रहा है किसको, वैद्य जी को। इसी तरह से रिक्त स्थानों की में उचित विभक्तियाँ यहाँ लिखिए। अब यहाँ हमें सेंटेंस दिया गया है और वहाँ पर कौन सी विभक्ति का उपयोग होगा ये हम देखेंगे। लेखक ने खेलने डैश जी भर गया, खेलने से क्या आएगा, से। मनुष्य डैश हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, मनुष्य को हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। यह मंदिर पगोड़ा शैली डैश बना हुआ है, में, तो यहाँ स्थान बताना है, में। माँ ने सलील डैश स्वेटर बनाया, के लिए, माँ ने सलील के लिए स्वेटर बनाया। इस तरह से हमने कारक को पढ़ा और उनकी विभक्तियाँ देखी, उनके प्रकार देखे। अभी हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका 8वां पार्ट लेके आएंगे जो होगा क्रिया। अगर हमारे ऐसे ही वीडियो को देखना है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।